स्मूथ। तो n डायमेंशनल स्फीयर क्या होता है? n डायमेंशनल स्फीयर, इसको SN से डिनोट करेंगे और लिखेंगे क्या? x1 x2 up to xn plus 1 ये टपल बिलोंगिंग rn plus 1 का टपल लिया इस प्रकार पॉइंट सच दैट x1 स्क्वायर प्लस 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 xn plus 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये यूनिट स्फीयर होगा, एक रेडियस 1 रेडियस का यूनिट स्फीयर। तो यही है n डायमेंशनल स्फीयर SN। तो SN किसका सबसेट होता है? Rn plus 1 का सबसेट होता है। उसमें वो पॉइंट x1 x2 xn plus 1 है such that x1 square plus x2 square plus xn square बराबर 1। इसी तरीके से वन डायमेंशनल स्फीयर के बारे में बात कर सकते हैं और ये S1 लिखेंगे और S1 का मतलब होगा S1 जाहिर सी बात है R2 का सबसेट होगा। x1 में R2 के पॉइंट होंगे x, y टाइप के बिलोंगिंग R2, इसको x1 x2 भी कह सकते हैं such that x square plus y square बराबर 1। इसी तरीके से ये तो सर्किल है, यूनिट सर्किल। तो यूनिट सर्किल S1 है, इसको वन डायमेंशन का स्फीयर का है, इसको भी वन डायमेंशन स्फीयर कह सकते हैं, लेकिन वन डायमेंशन का स्फीयर, वन डायमेंशन माने कर्व हो जाएगा। ये सर्किल वन डायमेंशनल स्फीयर। और इसी तरीके से H2 जो डिफाइन करते हैं, जो पिछले साल बताया था पिछले वाले कोर्स में, H2 इसमें R3 के पॉइंट होंगे X, Y, Z या X1, X2, X3 बिलोंगिंग R3 such that x square plus y square plus z square बराबर 1। ये वन डायमेंशनल स्फीयर, टू डायमेंशनल स्फीयर, जनरल स्फीयर SN। दिस इज जनरल स्फीयर SN, ये जनरल स्फीयर SN। अब हम दिखाएंगे कि SN एक स्मूथ मैनीफोल्ड। जब SN हम बेसिकली SN के लिए जनरल केस करेंगे तो ये n बराबर 1 के लिए ये आ जाएगा, n बराबर 2 के लिए दूसरा आ जाएगा, n बराबर पर्टिकुलर केसेस आप इससे कर ही सकते। तो हम S1 S2 को कंसीडर करने के बजाय SN के बारे में बात करेंगे, वो सब बाकी सब पर्टिकुलर केसेस के रूप में। तो ये दिखाना चाहते हैं कि SN एक स्मूथ मैनीफोल्ड, SN एक स्मूथ मैनीफोल्ड है। ये इस S1 S2 के बारे में बात नहीं करेंगे और इसके बारे में बात SN एक स्मूथ। तो SN एक स्मूथ मैनीफोल्ड प्रूव करने के लिए क्या करना है? हमने बताया था SN को कम से एक चार्ट के द्वारा कवर कर ही नहीं सकते, कम से कम 2 चार्ट चाहिए। तो 2 चार्ट बनाने कैसे हैं? आप SN यहाँ पर ले लीजिए, कुछ SN बना लीजिए इससे, और SN में ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा N, और ये स्फीयर का क्या है? साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का पॉइंट को अगर हम P कह दें और इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल को Q कहते हैं, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं यूनिट स्फीयर के केस में, वो हो जाएंगे 0 0 0 लास्ट में 1, और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 0 0 -1 -0 0 -1। अगर स्टैंडर्ड बेसिस के टर्म में लिखा जाए, जैसे E1 E2 SN Rn plus 1 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? E1 E2 En plus 1, उससे लिखा जाए ये आपके पास En plus 1 होगा और ये -En plus 1, ये En plus 1 होगा, ये -En।
आर एन प्लस वन के पॉइंट के रूप में देखते हैं, तो ये एन प्लस वन है, ये माइनस सर ये जो इतना फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ? क्या बता दें? बेसिस आर प्लस आर एन प्लस वन की क्या होती है? आर एन प्लस वन वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? E1 E2 En प्लस वन। E1 का क्या मतलब है? 1 फिर बाकी सब जीरो। E2 का मतलब 0 1 फिर बाकी सब जीरो। En प्लस वन का मतलब सब पहले वाले जीरो लास्ट में 1, और इस तरीके से En प्लस वन का मतलब ये हो जाएगा, माइनस En प्लस वन का ये हो जाएगा। ये E1 का सिर्फ सर रहता ना 0 और 1। हाँ 0 और 1 ना। हाँ पढ़ा है, कभी देखा है R2 R3 बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस? यस यस सर। नहीं पढ़ा लिया इसकी बेसिस लिखते हैं E1 E2 E3। E1 का मतलब 1 0 0, E2 का मतलब 0 1 0, E3 का मतलब 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से आर एन प्लस वन की ये स्टैंडर्ड बेसिस होगी। बात आप लोग जानते हैं, जब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हो सकता है बहुत जगह पढ़ाए नहीं गया, पढ़ाया गया था। पढ़े हो तो ठीक है, तो मुश्किल की बात नहीं बता रहे। तो आपने क्या किया, स्फीयर लिया, उसके सबसे ऊपर का हिस्सा उसको पॉइंट को पी कह दिया, नीचे के हिस्से को साउथ, नीचे के हिस्से को क्यू एस कह दिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्रमशः पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट 0 0 1 En प्लस 1 और क्यू कोऑर्डिनेट 0 0 -1 मतलब माइनस En प्लस 1 होंगे। अब आपके पास जो स्फीयर एसएन है, एसएन ये स्मूथ मैनीफोल्ड करना है, तो स्मूथ मैनीफोल्ड करने के लिए इस पर एक टोपोलॉजी होनी चाहिए, और वो टोपोलॉजी इस प्रकार हो कि स्मार्ट सेकंड काउंटेबल आउटस्टार हो जाए। तो एसएन किसका सबसेट दिखाई दे रहा है? एसएन किसका सबसेट है? हाँ आरएन प्लस आरएन प्लस वन का सबसेट है। तो इस पर तो यूजुअल टोपोलॉजी है, और यूजुअल टोपोलॉजी को इंड्यूस कर लीजिए एसएन पर, इस पर टोपोलॉजी सब टोपोलॉजी ले लीजिए एसएन पर। तो एसएन विद स्पेस टोपोलॉजी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड काउंटेबल आउटस्टार हो जाएगा, क्योंकि आरएन प्लस वन सेकंड काउंटेबल आउटस्टार है, और इस सब स्पेस टोपोलॉजी के साथ हो जाएगा, सेकंड काउंटेबल आउटस्टार हो जाएगा इसमें। तो एसएन विद सब स्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आरएन प्लस वन इज सेकंड काउंटेबल आउटस्टार स्पेस। एसएन पर अगर सब स्पेस टोपोलॉजी दिया जाए, वो सब स्पेस टोपोलॉजी कहां से आ रही है? यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आरएन प्लस वन। आरएन पर यूजुअल टोपोलॉजी है उससे लेने, तो उससे हमारा ये स्पेस कैसा हो जाएगा? सेकंड काउंटेबल आउटस्टार स्पेस हो जाएगा। एसएन सेकंड काउंटेबल आउटस्टार स्पेस है, सब स्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस फ्रॉम यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आरएन। तो सेकंड काउंटेबिलिटी हाउस आपने कोई बात करनी नहीं है। अब एसएन खुद ओपन सेट है, पूरा सेट, जो एसएन पूरा स्पेस दिया है तो क्लोज भी होगा ओपन भी होगा। अब एसएन में यहाँ से क्या करें, एसएन से पी हटा दें, पूरे एसएन से पी हटा दें के लिए, ये साउथ पोल वाला पॉइंट पी हटा दें। सिंगल पॉइंट मिल्टन क्लोज होता है तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो यू जो होगा, इसको यू मान लें, तो ये एसएन माइनस जो सिंगलटन पी, एसएन से आपने सिर्फ पी हटाया है, तो ये पी यू जो होगा ये एसएन का एक ओपन सेट होगा। और इसी तरीके से अब आप क्या करें, एसएन से आप क्यू हटा दें, इसको वी मान लें, ये भी ओपन सेट होगा एसएन, क्योंकि सिंगलटन क्लोज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो यू और वी दोनों ओपन सबसेट्स ऑफ एसएन आएंगे। यू में क्या है, एसएन पूरा एसएन है पी पॉइंट छोड़ करके, और वी में क्या है, एसएन है क्यू पॉइंट को छोड़ करके। तो स्फीयर में क्या करा, स्विच हो दी ना, एक बार नॉर्थ पोल पर एक बार साउथ पोल पर, पंक्चर कर दिया। स्फीयर को पंक्चर्ड स्फीयर कहते हैं। एक पॉइंट हटा के मतलब स्फीयर को आपने क्या किया, पंक्चर कर दिया। पहले नॉर्थ पोल पर पंक्चर किया, दोबारा साउथ पोल पर पंक्चर किया, तो पंक्चर्ड स्फीयर बना दिया। यू वी क्या है, पंक्चर्ड स्फीयर है एक पॉइंट पर। तो ये दोनों ओपन सबसेट्स है किसके, एसएन के। अब अगर दो ओपन सेट्स लिए गए हैं, तो अगर हम चार्ट बनाना चाहे तो चार्ट कैसे बनाते हैं? चार्ट का मतलब क्या होता है? होता है एक ओपन सेट होता है और एक होमोमॉर्फिज्म होती है।
तो इसका मतलब ओपन सेट तो आपके पास यू है, इसके साथ होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी, फाइव तो एक चार्ट बन जाएगा। अगर बना ले चार्ट डिफाइन करना पड़ेगा, अभी बनाए ना कुछ नहीं, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से वी पर भी एक पेयर ओपन सेट तो ही है, इस पर भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर ले साई तो दूसरा चार्ट बन जाएगा। तो अगर किसी जुगाड़ से हम फाई और साई डिफाइन कर लें दो मैप, फाई कहां से कहां तक लेना है, फाई डिफाइन करना है यू से आरएन में डिफाइन करें, और साई भी हम बी से आरएन में डिफाइन करें, और प्रूव करेंगे ये दोनों होमोमॉर्फिज्म है, ये प्रूव करेंगे दोनों होमोमॉर्फिज्म है। अगर ऐसा प्रूव कर दिया तो ये दो चार्ट्स बन जाएंगे। अगर ऐसा प्रूव कर दिया तो ये दो चार्ट्स बन जाएंगे। अब अगर दो चार्ट बन गए तो क्या दोनों चार्ट मिलाकर के स्पेस को कवर कर लेंगे पूरे स्फीयर को? यू में एसएन माइनस की है, वी एसएन माइनस की हुआ है, यू यूनियन वी करेंगे तो क्या होगा? हाँ, यूवी का यूनियन करेंगे तो पूरा एसएन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कुछ और सब पूरा कवर कर लेगा। हाँ, किसको छोड़ कर एसएन आ जाएगा, कुछ और नहीं छूटेगा, पूरा आ जाएगा। यू यूनियन वी करेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा एसएन आ जाएगा, एक हाँ पूरा कवर कर लेगा। इसका मतलब दो चार्ट अगर मिल गए तो दोनों चार्ट स्पेस को कवर तो कर ही लेंगे। अगर हमें एटलस दिखानी है तो एटलस दिखाने के लिए कवरिंग प्रॉपर्टी तो हो ही जाएगी दो चार्ट से। अब इसके बाद क्या दिखाना पड़ेगा? कवरिंग ओवरलैपिंग तो हो ही रही है। यू इंटरसेक्शन वी क्या है? यू इंटरसेक्शन वी क्या है? एसएन माइनस पी क्यू। हाँ, एसएन माइनस पी क्यू दोनों हटा दीजिए तो यू इंटरसेक्शन, इसका मतलब दोनों चार्ट ओवरलैप कर रहे हैं। और कंपैटिबल चार्ट्स कब होते हैं? अगर ओवरलैपिंग होती है तो ट्रांजिशन मैच स्मूथ होने चाहिए, तो आपको फाई कंपोज साइन वर्ड, साइन कंपोज फाइन वर्ड स्मूथ दिखाना पड़ेगा, स्मूथ ये दिखाना पड़ेगा, फाई कंपोज साइन वर्ड, साइन कंपोज फाइन वर्ड स्मूथ। अगर ये भी दिखा दिया, अगर मान लिया ये भी दिखा दिया, तो U5 भी साई दो चार्ट मिलकर के स्पेस को कवर करेंगे, कंपैटिबल होंगे। तो U5 भी साई का कलेक्शन अगर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्मूथ एटलस सेंटर बन जाएगा, और उस एटलस के साथ ऐसे क्या हो जाएगा? स्मूथ मैनीफोल्ड हो जाएगा। हाँ, बात हो गई, इतना ही तो करना है। इसका मतलब अब आप वर्किंग रूल समझ गए क्या करना है। पहले यू लिया, फिर वी लिया, फिर दो मैप्स डिफाइन करें, फाई यू से आरएन में, साई वी से आरएन में, दो मैप डिफाइन करें, दो मैप डिफाइन कर दीजिए, और एक दो मैप दिखाइए, दोनों मैप होमोमॉर्फिज्म ये दिखाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? डिफाइन फाई एंड डिफाइन साई, फाई साई को डिफाइन करिए। ऐसे करेंगे, ये दिखना पड़ेगा कैसे करेंगे, डिफाइन करना है, फाई साई डिफाइन करना है, यू से वी में ये डिफाइन करना है, यू से आरएन में, साई वी से आरएन में। लेकिन जैसे फाई करेंगे वैसे ही साई करेंगे तो फाई की डेफिनेशन पता हो जाएगी, साई की डेफिनेशन सिमिलर लिख सकते हैं, क्योंकि वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पॉइंट टी है, इवन en प्लस 1 है, वहां माइनस से तो लग गया, फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है। तो अगर फाई की डेफिनेशन पता होगा तो सिमिलरली साई लिख सकते हैं, तो फाई साई डिफाइन कर लेंगे। फिर हमको दिखाना है कि अब ये फाई और फाई इनवर्स, फाई कंटीन्यूअस है, फाई इनवर्स भी कंटीन्यूअस है, ये भी दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब फाई होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा, और फाई इनवर्स होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया तो इसका मतलब साइन इनवर्स उसी प्रकार हो जाएगा। ऐसे केस में यू फाई वी साई दो चार्ट अलग अलग हो जाएंगे, दोनों मिलकर के स्पेस को कवर करते हैं, इस वजह से ये जो है एटलस बन सकती है अगर चार्ट्स कंपैटिबल हो। उसके लिए फाई कंपोज साई इनवर्स, साई कंपोज फाई इनवर्स भी कंप्यूट करना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा दोनों स्मूथ हैं। अगर ये भी दिखा दिया तो एटलस बन गई, एटलस बन गई तो इससे स्मूथ मैनीफोल्ड हो जाएगा। तो वर्किंग रूल समझ में आया क्या करना है? क्या करना है? पहले दो मैप डिफाइन करने हैं, ठीक, फिर उन मैप्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। फिर दिखाना पड़ेगा कि फाई कंपोज वो दोनों कंपैटिबल चार्ट्स हैं, इसका मतलब फाई कंपोज साई इनवर्स, साई कंपोज फाई इनवर्स निकालना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा स्मूथ है। इतना हो जाएगा तो एटलस बन जाएगी, एटलस बन जाएगी तो उसको मैनीफोल्ड होता है। बात समझ में आई है? हाँ, अभी तक तो हमने प्रूफ कुछ नहीं किया, अभी हमने ये बताया करना क्या है, कैसे करना है वर्क। हाँ, इस प्रोसीजर बताया, अभी हमने प्रूफ कहाँ किया, हम प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। करने काम करना तो अलग बात होता है, रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे करना है, और करके भी कुछ नहीं दिखाया,
लेकिन कम से कम इतना ही समझ में आ जाए कि ये क्योंकि आर्टिकल बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए वर्किंग रूल पता होना चाहिए। पहले ऐसे में सबसे पहले दो ओपन सेट्स लिए यूवी, एक में पी हटाया, एक में क्यू हटाया, आपको लेके साउथ दो ओपन सेट्स है एसएन के। फिर उन पर होमोमॉर्फिज्म बनाया, होमोमॉर्फिज्म बनाने के बाद फिर दिखाया कि वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो ओवरलैपिंग चार्ट हो ही रहे हैं, तो पोटेंशियल मैप स्मूथ दिखा देंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा, एटलस मिल जाएगा। यही तरीका है। तो मुझे लगता है वर्किंग रूल सबको होगा, क्यों? हाँ यस सर। अब फाई डिफाइन करते हैं, फाई डिफाइन करते, अब फाई डिफाइन करते, फाई दिखाने के लिए चूंकि एसएन का पिक्चर काल्पनिक ही बना होगा, तो एक आरएन बना ले यहाँ, आरएन समथिंग लाइक आरएन बना, आरएन आरएन प्लस वन आरएन कब बन सकता है? अगर एक्सएन प्लस वन जीरो हो जाए, आरएन प्लस वन क्या हो जाएगा? आरएन हो जाएगा। कैसे? जैसे R3 में अगर एक्स वाई किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, अगर जेड बराबर जीरो कर दे तो क्या हो जाता है? टू डायमेंशन R2 हो जाता है, एक्स वाई 10 हो जाता है, एक्स वाई 10 हो जाता है। तो अगर एक्सएन प्लस वन को लास्ट कोऑर्डिनेट को जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आरएन प्लस वन क्या हो जाएगा? आरएन वो सबसेट किसको डिफाइन करेगा? आरएन को डिफाइन करेगा। आरएन की परिभाषा यहाँ क्या कर सकते हैं? एक्सएन प्लस वन बराबर जीरो मान सकते हैं। एक्सएन प्लस वन लास्ट कोऑर्डिनेट जीरो कर दिया तो क्या डिफाइन होगा? आरएन डिफाइन हो जाएगा। आरएन वो पॉइंट्स जिनके लिए एक्सएन प्लस वन जीरो है, आरएन प्लस वन के वो पॉइंट्स जिनके लिए एक्सएन प्लस वन जीरो है, ये डिफाइन करेंगे कि इसको आरएन आरएन की बात आ जाएगी। अब आप मैप डिफाइन करना चाहते हैं, कहां से? पी से मैप डिफाइन कर, यू से मैप डिफाइन करें। यू क्या है? एसएन माइनस पी। तो हम फाई डिफाइन करना चाहते हैं, वी विश टू डिफाइन फाई यू टू, ये डिफाइन करें। इसके लिए पी की मदद लेंगे और करेंगे क्या? यू में यू क्या है? पूरा स्फीयर है, पी पूरा स्फीयर है। तो अब यहाँ पर कोई पॉइंट अगर हम ले लें, स्फीयर का यू का कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें और इसकी इमेज यहाँ देखना चाहें तो क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन जहां पर इसको मीट करेगी आरएन को, वही इस पॉइंट की इमेज होगी। तो ये क्यू डैश अगर कोई पॉइंट ले लें या पी डैश कोई पॉइंट ले लें, आप पी डैश ले लें, पी डैश अगर मान लिया यू का कोई पॉइंट है, यू माने एस माइनस पी, तो क्या करेंगे? पी डैश की इमेज फाई ऑफ पी डैश क्या होगा? व्हाट इज फाई ऑफ पी डैश? फाई पी डैश क्या होगा? फाई पी डैश वो पॉइंट होगा जहां पर पी पी डैश को मिलाने वाली रेखा आरएन को मीट करती है, यही होगा हमारा पी पी डैश को मिलाने वाली लाइन यहाँ पर जो मीट करती है, तो ये पी डैश की इमेज होगी। तो इस प्रकार से जो फाई मैप मिलता है उसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। पढ़ा है कभी? हाँ, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, बताया गया होगा कहीं कहीं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा। तो एक तरीके से ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मैप है फाई। पी अगर यू का पॉइंट है तो पी पी डैश को मिलाओ और वो लाइन जो है यहाँ पर जिस पॉइंट को मीट करेगी वही पॉइंट आई पी डैश है। तो पी डैश पॉइंट अगर हम x1 x2 xn प्लस 1 ले लें, यू पॉइंट है, तो इसकी इमेज क्या होगी? इसको मिलाने वाली लाइन इसको जहां कट करेगी जिस पॉइंट पर, वही इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, इमेज फाई पी डैश बराबर उतना ही हो जाएगा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। हर पी डैश करस्पॉन्डिंग आरएन पॉइंट मिल जाएगा, हर यू के हर पॉइंट के लिए यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लेना है, उसको मिलाने में देखा जहां इसको मीट करेगी वही इमेज हो जाएगी इस पॉइंट की। तो यू के हर पॉइंट के लिए यहाँ पर आरएन का कोई पॉइंट मिल रहा है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से। अब फाई मिल गया, अब इसको दिखा देंगे फाई कंटिन्यूअस में। फाई कंटिन्यूअस अगर दिखा देंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि फाई होमोमॉर्फिज्म है। फाई होमोमॉर्फिज्म तब होगा जब फाई इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस हो। तो फाई इनवर्स कहां से निकालेंगे? फाई निकालेंगे और फाई इनवर्स निकालने का तरीका ये हो सकता है कि फाई इनवर्स का तरीका ये हो सकता है, आरएन का कोई पॉइंट ले लीजिए, आरएन का, अब उल्टा करिए, पॉइंट यहाँ पर यू में लिया था, आपकी आरएन में कोई पॉइंट ले लीजिए और उसको पी से मिलाइए और वो यू को जहां पर कट करेगा वही फाई इनवर्स दे देगा, इसकी इमेज फाई इनवर्स वाली इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनवर्स करने के लिए पॉइंट आप यहाँ लेंगे
और उस लाइन मिलाएंगे, लाइन को जहां मीट करेगी वो फाई इनवर्स दे देगा। फाई इनवर्स क्या करेगा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में आएगा, उसका इनवर्स मैप देना है तो आरएन पर कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को पी से मिलाएंगे, मिलाने वाली रेखा यू को जहां पर मीट करेगी वही हमारा क्या होगा, फाई इनवर्स की इमेज मिलेगी। फाई इनवर्स के द्वारा उस पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज मिलेगी, इस पॉइंट की इमेज मिल जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट यहाँ आया वैसे इस पॉइंट को उल्टा कर देंगे कि यहाँ से यहाँ पॉइंट लेकर के यहाँ मीट करेगा तो पॉइंट ये, तो फाई इनवर्स पता हो जाएगा, फाई पता हो जाएगा, फाई इनवर्स पता हो जाएगा। तो अगर दिखा दिया दोनों कंटीन्यूअस है तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। फाई होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा कि ये अगर निकाल लेंगे तो दोनों क्या हो गए, अगर दिखा दिया दोनों सिमिलरिटी हैं तो कंपैटिबिलिटी हो गई, और ये चार्ट्स मिलकर के कलेक्शन बना देंगे, कलेक्शन क्या होगा, स्मूथ एटलस होगा एसएन का, और एसएन एक स्मूथ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही, बेसिकली फाई स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसका इनवर्स मैप निकाल लेंगे उल्टा करके, और इनवर्स मैप कंप्यूट करेंगे, बाकायदा उसको निकालना पड़ेगा, और फाई इनवर्स दोनों निकल आएंगे तो दोनों अगर कंटीन्यूअस है तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और फिर ट्रांजिशन मैप दिखा देंगे, स्मूथ है हमारा काम हो जाएगा। बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग प्रोसेस है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सर क्या ये मैप सब्जेक्टिव होगा फाई यूजर? सब्जेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव तो होगा करेगा बल्कि बाइजेक्टिव हो, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स मैप तभी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो बाइजेक्टिव मैप होता है। मैप इज इनवर्टिबल इफ ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। सब्जेक्टिव ही छोड़ो, उससे ज्यादा बात करो, बाइजेक्टिव हो, यू से आ रहे हैं बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन अभी हम आपको नोट्स में चलते हैं लेकर के, उसमें कंप्यूटेशन दिखाएंगे, तरीका आपको यहाँ समझा दिया जाएगा। तरीका समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। हाँ, तरीका समझ गए? यस सर। हाँ, तरीका समझ गए तो नोट्स में बताते हैं कैसे करा गया। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, लंबा है, तो इसको नोट्स में करके दिखाते हैं, लेकिन बात समझ गए कैसे क्या करना। फाई इनवर्स निकालना है, साइन इनवर्स निकालना है, ट्रांजिशन मैप्स निकालने हैं, कंप्यूट करिए हो जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं प्रोसेस है और निकल पाएगा, लेकिन अभी तुम लोग उसमें शायद होगा एग्जाम्पल, देखा था है एग्जाम्पल कि नहीं होगा, तो भेजा था। हाँ हाँ, उसको देखो, उसको बताते हैं। ये है सब, इसमें थोड़ा देख लीजिए कैलकुलेशन क्यों वहां करा जाए, ये कैलकुलेशन यहाँ दिखाई देगा आपको कैसे कैसे किया गया। ये रहा, ये सब बता रहे थे आपको। एसएन सब स्पेक्ट्रोप्लाजी के साथ सेकंड राउंड पे बिलाउज डार्क है, टी बराबर एन प्लस 1 ले लिया, एसएन का पॉइंट क्यू साउथ पोल है, यू ले लिया, एसएन माइनस टीवी ले लिया, एसएन माइनस क्यू चार ओपन सबसेट्स ऑफ एसएन भी सब स्पेक्ट्रोप्लाजी। हां, पी डैश यू का पॉइंट मान लिया यहां से, तो अब पी डैश यू का पॉइंट मान लिया, फाई डिफाइन करने की बात आ गई। तो फाई डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सपोज फाई पी डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाई पी डैश यहाँ से फाई मैप यहाँ से आ रहा है, यहाँ फाई मैप है ये। सपोज फाई पी डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड पी डैश विद आर एन। आर एन का मतलब क्या है, यहाँ पर x बराबर x1 x2 xn प्लस 1 बिलोंगिंग आर एन प्लस 1 सच दैट xn प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आर एन प्लस 1, आर एन में क्या है, वो सब पॉइंट आर एन प्लस 1 के लिए हैं जिनके लिए लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो ये आर एन की बात हो गई। अब सो वी हैव a map phi u2, thus we have map phi u, so नहीं thus लिखना चाहिए, thus we have map phi u to rn, similarly we have map psi v to rn। अब फाई निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो फाई किसका पी किसका पॉइंट माना था, किसका पॉइंट है, पी डैश का नहीं, पी डैश यू का पॉइंट है, तो पी डैश यू का पॉइंट है और यू आर एन एस एन का पॉइंट है। तो एसएन के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, x1 x2 xn xn प्लस 1, इस प्रकार का पॉइंट मान सकते हैं। तो लेट p डैश बराबर मान लीजिए x1 x2 xn प्लस 1 बिलोंगिंग u, तो p डैश को मान लिया u का, स्फीयर का पॉइंट है ना,
अब लाइन ज्वाइनिंग P एंड P डैश इज गिवन बाय अल्फा T बराबर P प्लस T P डैश माइनस P। वेक्टर इक्वेशन लाइन का लिखा, P P डैश वेक्टर सब वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ वेक्टर इक्वेशन लिखे थोड़ा आसान पड़ेगा, कार्टेशियन इक्वेशन से डील करना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि n डायमेंशन में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन लिख रहा है, दो बिंदुओं से पास करने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन मालूम है ना? यस सर। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, दोनों से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन होता था आर टी। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट आता था आर टी बराबर आर बराबर ए प्लस टी बी माइनस बी, ए प्लस टी बी माइनस बी। तो इसी तरीके वही वाला इक्वेशन लिखा है, ये पॉइंट पी है, दूसरा पी डैश है, तो पी प्लस टी पी डैश माइनस पी, ये अल्फा टी बराबर पी। ये वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा, वेक्टर कैलकुलस नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण। ये सब देखो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सब चीजें इन्वॉल्व होती, सब चीजें इन्वॉल्व होंगी। हाँ, पढ़ा सब होना चाहिए और सब चीजें पता भी नहीं चाहिए, भूलने से काम बनेगा नहीं। ये वेक्टर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, पी पी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन के इक्वेशन। अल्फा टी एक वेक्टर पॉइंट है, पॉइंट का वेक्टर फॉर्म है ये, और अल्फा टी बराबर टी प्लस टी पी डैश प्लस टी। पी आपके पास क्या है 0 0 1 प्लस टी, पी डैश माइनस पी करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 xn, और लास्ट कोऑर्डिनेट में इंटी घट जाएगी x1 प्लस 1 माइनस टी लिखिए, टी डैश लिखिए, पी दोनों घटाइए तो यही तो आएगा कोऑर्डिनेट वाइज सब्ट्रैक्शन, हटा दिया। अब दोनों को जोड़ देना है, इसकी इंटी टी से इसको गुणा कर लीजिए सबको और जोड़ दीजिए इसके साथ, जोड़िए तो क्या आ जाएगा टी एक्स वन टी एक्स टू टी एक्स एन प्लस टी, इसके साथ करेंगे एन माइनस वन प्लस, ये जोड़ दीजिए तो अल्फा कितना आ जाएगा। तो ये गुणा बात हो गई होगी यहाँ तक, बोलो सर। यहाँ कोई समस्या नहीं ना? ये तो सही है, टी एक्स वन टी एक्स टू टी टाइम्स इतना और फिर वन जोड़ गया, इसमें क्या जोड़ गया, तो लास्ट इंट्री आ जाएगी। अच्छा, अल्फा टी पॉइंट आप कहाँ चाहते थे? लाइन ज्वाइनिंग जो आपने लिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चाहते हैं आरएन प्लस मीट करें, तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ चाहते हैं? आरएन के साथ। तो ये अल्फा टी पॉइंट कहाँ होना चाहिए? आरएन पर होना चाहिए। अल्फा टी आरएन पर तभी होगा जब लास्ट इंट्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो क्योंकि आप देखो अल्फा टी अगर आरएन पर एक अल्फा टी लाइन ऑन आरएन, तो लास्ट इंट्री शुड बी 0, और इसको 0 करेंगे तो टी निकल आएगा, इतना निकल आएगा टी बराबर। अगर टी इतना निकल आएगा तो टी की वैल्यू पता हो गई, तो 5p डैश जो है 5p डैश बराबर 5 आप इतना बराबर अल्फा टी तो हो गया, इंटरसेक्शन वाली इमेज तो वही अल्फा टी है जो जहां मीट कर रहा था अल्फा टी, और उसमें क्या आ जाएगा बस जो अल्फा टी आया था उसमें टी की जगह इतना कर दीजिए तो लास्ट इंटी 0 हो जाएगा, बाकी सब टर्म बाहर आ जाएंगे, तो ये टर्म आ जाएगा अल्फा टी की भाषा। अल्फा टी आपका ये निकला हुआ ना, ये 0 हो गया और पी बराबर इतना रख लीजिए, पी बाहर निकाल दीजिए तो ये चीज आ जाएगा अल्फा टी की वैल्यू। पाई ऑफ पी डैश इतना हो जाएगा, पाई ऑफ x1 एक्सप्रेशन बराबर अल्फा टी बराबर इतना। अब सिमिलरली साई निकालना है बी से आर एन में, तो साई और फाई में अंतर था, वहां 1 था या -1 था, तो फर्क कुछ नहीं आएगा, आप उसी तरीके से कंप्यूट करिए, तो यहाँ माइनस लगा रहे हैं आप 10 आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं। पोजीशन पी को जाए से करिए तो हमारे पास ये आ जाएगा साई पी डैश इतना आ जाएगा। तो सिमिलरली वी हैव साई कोऑर्डिनेट का साई इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या ये फाई मैप कंटिन्यूअस है? यस यस कंटिन्यूअस है। यस सर। क्यों कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक समस्या हो सकती थी xn प्लस 1 के बराबर हो जाए समस्या आएगी, लेकिन u में xn प्लस 1 के बराबर है नहीं, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता था u में, तो ये नॉन जीरो होगा, और ये कंपोनेंट तुम्हारे पॉलीनोमियल के कई कंपोनेंट है, इंट्रीज है, ये कंटिन्यूअस, इसका मतलब कंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज़ xn प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 ऑन u पर है, तो ये फाई हमारा कंटिन्यूअस में है। सिमिलरली साई भी कंटिन्यूअस, तो फाई साई दोनों क्या है? कंटिन्यूअस मैप्स। Obviously phi psi are continuous as all components of phi and psi are continuous, तो ये continuous obvious obvious कहाँ से हो रहा है पता चलना चाहिए, पता भी होना चाहिए कैसे। तो अब phi को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो phi को होमोमॉर्फिज्म phi इनवर्स कंप्यूट करिए, भाई कंप्यूट करिए, अगर phi इनवर्स निकल आता है तो हमारा काम बन जाएगा, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो phi इनवर्स कंप्यूट करने के लिए क्या करना है, आपकी पहले पॉइंट u से rn में ले गए थे, आपकी rn से u में लाना है। फाई में क्या कर रहे थे,
यू उसका पॉइंट आर एन पर ला रहे थे, अब की आर एन का पॉइंट यू पर लाना है भाई। आर एन का कोई पॉइंट ले लीजिए, यू पर लाइए। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, लेट x इक्वल टू x1 x2 xn लास्ट इंटी 0 बिलोंगिंग rn, क्योंकि rn में लास्ट इंटी 0 रह रही तभी rn प्लस 1 का पॉइंट है, तो rn को यहाँ पर rn प्लस 1 का सबसेट मांग रहे हैं। लेट x इक्वल टू दिस द लाइन ज्वाइनिंग p बराबर दिस एंड x पॉइंट, इसको x कह दिया, इस पॉइंट को x नोट करना है कि x इज गिवन बाय दिस अल्फा t बराबर tx प्लस 1 माइनस tp। ये इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में ऐसी भी लाइन का क्वेश्चन लिख सकते हैं, अल्फा t बराबर tx प्लस 1 माइनस tp, और ये लाइन का क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा टी बराबर टी एक्स इतना 1 माइनस टी टी की जगह पर इतना, इसको सरल कर लिया। अब ये टी x1 x2 xn है 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी अलग कर लीजिए, टी ऑफ x डैश कर लीजिए, यहाँ इसके साथ एक टपल बना लीजिए x1, यहाँ x डैश का मतलब x1 x2 xn टी x डैश, ऐसे भी लिखा दे सकते हैं लेकिन ऐसे लिख दे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। टी ऑफ x डैश का मतलब x1 x2 xn, टी सबके साथ कॉमन है तो टी x डैश 1 माइनस टी अल्फा टी। देखिए ये अल्फा टी कहाँ लाई करेगा, यहाँ x डैश किसका है x1 x2 xn है, अल्फा टी कहाँ होना चाहिए, आपकी पॉइंट एसएन पर होना चाहिए क्योंकि यू से एसएन पर ला रहे हैं, क्योंकि अल्फा उल्टा कर रहे थे इनवर्स वाले में, इनवर्स वाले में क्या कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे, यहाँ पॉइंट लेकर के और इसको रेखा में लाया, उसको लाना चाहते हैं कहाँ एसएन पर लाना चाहते हैं, यू पर लाना चाहते हैं, यू एसएन का ही पॉइंट सबसेट है, तो ये पॉइंट अल्फा टी कहाँ लाई करना चाहिए, एसएन पर। ये एसएन पर अगर लाई करेगा, अल्फा टी अगर एसएन पर लाई करेगा तो एसएन पर सारे कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर्स का सम 1 है, एसएन पर जो वेक्टर होगा उसका नाम 1 होगा, क्योंकि एसएन की विशेषता क्या थी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1। तो एसएन के जितने पॉइंट हैं उनके हर पॉइंट का नाम 1 है, तो इसका मतलब इस वेक्टर का भी नाम 1 होगा, तो t ऑफ नॉर्म ऑफ x डैश स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर बराबर 1, इसका नाम निकालिए, इसका नाम t स्क्वायर नॉर्म ऑफ x डैश स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, ये नाम आएगा, या ना ऐसे लिखो तो आ जाएगा t स्क्वायर x1 स्क्वायर t स्क्वायर x2 स्क्वायर t स्क्वायर xn स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, तो एक साथ थोड़ा सरल करके लिखा है लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। तो x डैश में से फायदा हुआ, अब नॉर्म ऑफ x डैश स्क्वायर का मतलब वही होगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, तो t स्क्वायर नॉर्म इतना और t स्क्वायर माइनस 2t बराबर 0, t निकाल लीजिए, t यहाँ से इतना आ जाएगा, अगर t स्क्वायर निकल आएगा t की वैल्यू रख दीजिए उसमें, तो फाइ इनवर्स x बराबर हो जाएगा फाइ इनवर्स x1 x2 xn 0 बराबर अल्फा t, और अल्फा t की वैल्यू जब रखोगे, t की वैल्यू रख दोगे तो इतना टर्म आ जाएगा, और इसको और थोड़ा 1 इतना बाहर निकाल लीजिए, 1 इतना और 2x1 x2 xn नॉर्म ऑफ x आ जाएगा, और x डैश का स्क्वायर मतलब x डैश स्क्वायर का मतलब हुआ x भी कह सकते हो कि x में लास्ट इंटू तो 0 ही है, तो आप कह सकते हैं sin इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x कितना था, x ही था, x का नाम क्या होगा, x1 x2 x1 स्क्वायर, और ये तो 0 ही है, तो ये नॉर्म ऑफ x स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक ही बात। तो ये आपका फाइ इनवर्स x बराबर इतना आ गया 1/1 प्लस नॉर्म ऑफ x स्क्वायर 2x1 2x2 2xn नॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपका पास फाइ इनवर्स x आ गया, जब फाइ इनवर्स x आ गया तो साइन इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, अच्छा हाँ, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में क्या आइडिया है आपका, ये कांस्टेंट टर्म आएगा, नॉर्म ऑफ x नॉर्म निकालेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ये भी कंटीन्यूअस, इस कंपोनेंट कंटीन्यूअस है, ये 0 होना नहीं है, तो ये सब कंटीन्यूअस है, तो फाइ इनवर्स कंटीन्यूअस हो गया, तो फाइ कंटीन्यूअस है, फाइ इनवर्स मिल गया, वो कंटीन्यूअस है, इसका मतलब फाइ क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और सिमिलरली साइन इनवर्स निकाल लीजिए, सिमिलरली साइन इनवर्स में फाइ इनवर्स है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1 माइनस नॉर्म, कैलकुलेट कर भी सकते हैं, वैसे एनालॉजी से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स से लिख दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तब भी नहीं आएगा, और ऐसे अंदाजा से लिखेंगे तब भी, क्योंकि अंदाजा माइनस ही का अंतर है, यहाँ नॉर्म ऑफ x स्क्वायर -1 आता है, यहाँ 1 माइनस नॉर्म लास्ट इंटीग्रल अंतर आता है, which shows that phi inverse sin inverse both are continuous, hence phi psi both are homomorphism and u phi v psi are transients such that u intersects u union v is balance है, phi psi homomorphism है, इसका मतलब u phi psi क्या हो जाएंगे, u phi v psi दोनों चार्ज हो जाएंगे सेल पर,
और Sn बराबर हो जाएगा यूनियन इंटरसेप्शन। दोनों चार्ट से दूसरे को मिलकर के क्या करते हैं, कवर भी करते हैं। अब चार्ट तो बना लिए दो चार्ट, लेकिन ये आपस में कंपैटिबल है कि नहीं है, इसके लिए ट्रांजिशन मैप्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन ट्रांजिशन मैप्स निकालना अब सरल काम है, क्योंकि आपके पास अच्छा इंटरसेक्शन भी इतना है, फाई इंटरसेक्शन भी, साइन इंटरसेक्शन भी करेंगे तो Rn आएगा, PQ को मिलाने वाली रेखा का जहां Rn को हिट करेगा वो पॉइंट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो हट जाएगा। तो फाई यू इंटरसेक्शन भी साइड यू इंटरसेक्शन में से क्या आएगा, Rn में जीरो हटाइए सब आ जाएगा। PQ को मिलाए हुए रेखा जीरो पर ओरिजिन से पास करेगा। फाई कंपोज साइन वर्स एक्स निकालें, फाई आप साइन वर्स एक्स निकालेंगे तो साइन वर्स एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, इस पर फाई अपडेट कर दें, फाई की परिभाषा मालूम ही है, तो फाई अपडेट कर देंगे तो यह कंफ्यूजन आ जाएगा। सेकंड साइन कंपोज फाई इनवर्स निकालें, फिर तो वैसे ही आ जाएगा, उसी तरीके में मैप आ जाएगा। ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, एक ही मैप आए, फाई साइन कंपोज फाई इनवर्स, साइन कंपोज फाई इनवर्स, दोनों कैसे हैं, स्मूथ, दोनों सी इनफिनिटी है, दोनों स्मूथ है, क्योंकि सारे कंपोनेंट स्मूथ है। इसका मतलब वो D5 E एक एटलस है Sn पर, और दिस एटलस इज n डायमेंशनल स्मूथ एटलस है, और एटलस जिस पर मिलती है एक स्मूथ है। ये एक एग्जांपल बन गया, और इसमें ढेर सारा कंप्यूटेशन है। मैं चाहूंगा कि कंप्यूटेशन सिर्फ आपको नोट से रटना नहीं है, न रट सकते हैं, इसको खुद ही कंप्यूट करना चाहिए, जहां जरूरत पड़े नोट्स को देखिए और इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, कंसेप्चुअली कोई समस्या नहीं है, बेसिकली फाई साई की निकालने हैं, फाई इनवर्स साई इनवर्स निकालना है, कंटिन्यूटी साफ साफ आपको दिखाई देगी, ट्रांजिशन मैप्स कंप्यूट कर रहे हैं, फाई का वो साइन इनवर्स भी निकालना है, क्योंकि साइन की परिभाषा मालूम है, फाई की मालूम है, फाई इनवर्स मालूम है, साइन इनवर्स मालूम है, तो इसके केस में ट्रांजिशन मैप्स निकालने में कोई समस्या नहीं है, और ट्रांजिशन मैप्स निकाला है। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटेशन निकल आएंगे, सब कंप्यूटेशन करना चाहिए, और ये दोनों में कुछ स्मूथ आ गए, और इसका मतलब ये एटलस बन गई। तो ये एटलस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से बनी है, और इसमें दो चार्ट्स हैं, दो चार्ट से मिलकर के एटलस बन गया। हमने कहा था एक चार्ट से कवर कर नहीं सकते, तो कम से कम दो चार्ट चाहिए, दो चार्ट से मिलकर के एटलस, और ऐसे नहीं किस में। अब जब Sn प्रूव हो गया तो S1 करना है, Sn के लिए क्या करना पड़ेगा, बस XY बिलोंगिंग R2, बिल्कुल सब वही से कैलकुलेशन S1 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप इसको S1 के लिए कैलकुलेट करें, शायद इसमें कुछ कैलकुलेट करके निकाला भी है, काम तो वही है, आप देख लीजिए S1 के लिए कंप्यूटेशन किया हुआ है, S1 प्रूव कर दिया है। S1 हालांकि क्लास में करते नहीं है, लेकिन S1 ने स्टूडेंट ने कंप्यूट कर दिया है। ठीक है, S1 कंप्यूट करके देखा, ये कितना आ रहा है, पाई का ये 1x0 और ये इतना आ रहा है, तो ये कंप्यूट कर दिया S1। इस तरीके से S2 स्मूथ मैनिफोल्ड है, S2 में क्या करना है, XYZ बिलोंगिंग R3 करेंगे, सच दैट X2 + Y Z होगा। इसको भी अलग से कर सकते हैं, लेकिन अलग से करने की जरूरत क्या है, जब S1 हो गया, S2 हो गया, अगर कोई चाहे तो कंप्यूट करे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, लेकिन जब Sn कर लिया तो S1 S2 को बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन S1 तो करना चाहिए, इसलिए कि S1 का कंप्यूटेशन क्लियर होने से सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कैसे कैसे चल रहा है, पूरा वर्किंग प्रोसेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटेशन आप लोग करेंगे, और नोट्स का ही सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, सारे कंप्यूटेशंस में चाहूंगा करना चाहिए, आप करेंगे। ठीक है, अपने आप नोट्स में लिखिए। बोलो कोई दिक्कत? आवाज आ रही? नो सर। यस सर, आ रही है आवाज आ रही हमारी? तो ऐसा करिए कि ये जितना कंप्यूटेशन, जैसा कंप्यूटेशन मैंने बताया है, ये सारा कंप्यूटेशन आप लोग करेंगे। इसमें फाई साई को कंप्यूट करना है, फाई की परिभाषा निकालनी है, साई निकालना है, फाई इनवर्स निकालना है, साइन इनवर्स निकालना है, फाई कंपोज साइन इनवर्स निकालना है, साई कंपोज फाई इनवर्स निकालना है, ये सब कंप्यूटेशन करने, कैलकुलेशंस करने, ये कैलकुलेशंस आपको करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या आती है तो बताना। सर ऊपर एक जगह x को बराबर x1 x2 xn में क्लास में 0 माने थे, उसको Rn में क्यों मान लिया? उसने Rn में मान लिया क्योंकि लास्ट गिनती जब 0 होती है तो Rn का R2 Rn+1 का सबसेट जरूर है, लेकिन वो Rn का सबसेट माना जा सकता है। जैसे R2 R3 में है तो x y 0 टाइप के जितने पॉइंट हैं वो किसके पॉइंट हो जाएंगे, R2 के पॉइंट हो जाएंगे। R3 में R2 लेने का मतलब हुआ x y 0 टाइप के पॉइंट किसके हो जाएंगे, R2 के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? हाँ, ये समझ सकते हो।
तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, कंप्यूटेशन कर पाएंगे आप, कर पाएंगे? हाँ हाँ, तो आज के लिए आपके पास इतना ही काम है। अगले दिन एक एग्जाम्पल और बताएंगे, लेकिन